हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ब्रेन डेस्क वीडियो। मेरा नाम है अनमोल और आप देख रहे हैं आज का हमारा जूनियर स्टूडेंट का एक इम्पोर्टेंट लेक्चर, जिसमें हम क्या करेंगे, आज वो सारी कमेटीज को कवर करेंगे जिनकी फाउंडेशन की बेसिस पर ही हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बहुत अच्छे से बन पाया। साथ ही साथ उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट्स हुए, जैसे कि आपके चाहे न्यू क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड हो, हॉस्पिटल सिस्टम से रिलेटेड हो, हेल्थ केयर सिस्टम से रिलेटेड हो, ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल ऑर्डर से रिलेटेड हो, तो उन सारी कमेटीज के बारे में हम देखेंगे। ये आपके फार्मासिस्ट साथ ही साथ ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे कि आपने फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में चोपड़ा कमेटी के बारे में पढ़ा था, इन्हीं की रिकमेंडेशन पर आज का हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बना है। भाटिया कमेटी के बारे में हमने पढ़ा है, साथ ही साथ हाथी कमेटी के बारे में हमने देखा और मुदालियर कमेटी के बारे में हम पढ़ते हैं अपने फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में। ये चारों कमेटी तो आपके साथ साथ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ और भी जो कमेटीज बनी थी जिनसे हमारे जूरिस्प्रूडेंस के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए, उनके बारे में हम देखेंगे। चलो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो बेसिकली हम आज के इस लेक्चर में क्या कवर करेंगे, चोपड़ा कमेटी, साथ ही साथ गोर कमेटी, भाटिया कमेटी, मुदालियर कमेटी, हाथी कमेटी और एक इंपॉर्टेंट कमेटी जो है वो आपकी केलकर कमेटी, जिन्होंने ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के बारे में काफी सारी चीजें सजेस्ट की और इंडिया का जो प्राइसिंग सिस्टम था, बहुत सारी बल्क ड्रग्स पे लगा रखा था 370 के आसपास, उनको कम करके 142 के आसपास ड्रग्स के ऊपर ड्रग प्राइसिंग का अथॉरिटीज का बनाया। और उसके साथ साथ मालसेगा कमेटी थी, ये इम्प्लीमेंट नहीं हुई। इसके साथ साथ हम पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के बारे में भी देखेंगे, जो आपकी अनइथिकल क्लिनिकल ट्रायल की प्रैक्टिस के बारे में बताता है। और इसी कमेटी के बेसिस पर न्यू क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स जो हम आज पढ़ते हैं उनका फाउंडेशन भी हुआ और इंडिया में सीडीएसयू के ऊपर वर्कलोड को बताया गया। साथ ही साथ इंडिया में कैसे मेल प्रैक्टिस हुई क्लिनिकल ट्रायल्स की, उसको ठीक करने के लिए क्या क्या रिकमेंडेशन दिए गए। और इसी के बाद कटोच कमेटी ने इसको क्या किया, रिव्यू किया, उसके बारे में हम देखेंगे। और रंजीत रॉय की कमेटी के बाद में जो आपके क्लिनिकल ट्रायल्स एक्रीडेशन थे उनके लिए क्या कंपनसेशन हो सकते थे, नई इन्होंने एथिकल कमेटीज वगैरह के बारे में बताया था, उन सब के बारे में आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो पहली कमेटी हम शुरू करते हैं जो कि आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 2012 में कि हु इज द फाउंडर ऑफ, या किसके अंडर चेयरमैनशिप में बनाई गई थी आपकी चोपड़ा कमेटी। तो हम जानते हैं आपके लेफ्टिनेंट कर्नल RN चोपड़ा जो थे वो इसके चेयरमैन थे। और ये कमेटी किस नाम से जानी जाती है, आपकी ऑफिशियल इसका नाम क्या था, ड्रग इंक्वायरी कमेटी, ठीक है। और ये कब कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूट की थी 11 अगस्त 1930 को। और इसने अपनी एक साल के बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1931 को। और ये किसने अपॉइंट करी थी कमेटी आपकी, ये अपॉइंट की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये कमेटी आपकी बिफोर इंडिपेंडेंस की है, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अपॉइंट किया था। साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड लैंड्स के अंडर में ये आती थी। साथ ही साथ फॉलोइंग रेजोल्यूशन 1927 रेजोल्यूशन द काउंसिल ऑफ स्टेट से पास हुआ कि एक ऐसी कमेटी बनानी चाहिए, क्योंकि इस कमेटी का बैकग्राउंड क्या था, क्यों ये कमेटी आपकी बनाएगी। उसका कारण सिंपल सा था कि जब इंडिया के अंदर ड्यूरिंग 1920 कोई भी ऐसा रूल नहीं था कि ड्रग्स के ऊपर कोई कंट्रोल हो, उनकी सेल के ऊपर कोई कंट्रोल हो, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कोई कंट्रोल हो, इवन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कोई कंट्रोल हो। हम क्या करते थे, हम फॉरेन कंट्रीज से इंडिया के अंदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, चाहे वो ड्रग हो, कॉस्मेटिक हो, उन सबको इंपोर्ट करते थे। लेकिन जितनी भी वेस्टर्न कंपनीज थी वो सारा का सारा बेकार, अनहेल्दी और कहा जाए अडल्ट्रेटेड और स्पूरियस ड्रग्स इंडिया की मार्केट में भेज देते थे। इसी वजह से इंडिया को एक टाइम पे डंपिंग ग्राउंड भी बोला जाने लगा या डंपिंग लैंड बोला जाने लगा इन द मार्केट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। तो इंडिया के अंदर रूल्स, रेगुलेशन और एकदम जानने के लिए कि इंडिया के अंदर स्टेटस है कैसा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का बनाई गई एक कमेटी जिसको हम ड्रग इंक्वायरी कमेटी कहते हैं। तो ये कि ड्यूरिंग 1920 देयर वाज नो लॉ इन ब्रिटिश इंडिया ओवर द कंट्रोल एंड द क्वालिटी ऑफ द ड्रग बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, इंपोर्टेड एंड सोल्ड। अब इसमें क्या है, जब इन्होंने इस कमेटी ने छानबीन की और पता किया तो ये पता चला कि इंडिया के अंदर जो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स हैं आइदर वो अडल्ट्रेटेड हैं, स्पूरियस हैं, या फिर इधर उधर की चीजें उसमें मिक्स करके क्या करा जा रहा है, इंडिया की मार्केट में सेल करा जा रहा है। और जब ये मार्केट में बहुत ज्यादा सेल हुई तो इसकी वजह से लोगों में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे थे। साथ ही साथ ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस भी क्या कर रही थी, क्रिएट कर रही थी। तो इंडिया में क्या होता है कि इसके रिगार्डिंग में क्या होता है, मार्च 1927 को द सेंट्रल काउंसिल ऑफ स्टेट पास रेजोल्यूशन पास करती है
तो गवर्नमेंट को ये बोलती है कि जो इंडिया के अंदर इनडिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इन द मेडिसिनल प्रोडक्ट, उसके ऊपर एक लेजिस्लेटिव स्टैंडर्डाइजेशन बनाया जाए, एक कमेटी बनाई जाए जिसको एनालाइज करे और अपने रिकमेंडेशन दे, ताकि क्या किया जा सके, इंडिया के अंदर एक रूल्स रेगुलेशन बनाया जा सके फॉर कंट्रोलिंग द क्वालिटी ऑफ ड्रग। ठीक है, तो इसके लिए एक कमेटी बनाई गई, ठीक है, जिसको हम ड्रग इंक्वायरी कमेटी के नाम से जानते हैं। इसके अंडर में आपका जो लेफ्टिनेंट कर्नल आर.एन. चोपड़ा थे, वो इसके कौन थे, मेन चेयरमैन थे, जो कि इसके अलावा फादर जेम्स के.एस. इसके मेंबर थे। इसके अलावा मालवीय अब्दुल मार्टिन चौधरी भी इसके मेंबर थे। सी गोविंदन नायर सेक्रेटरी थे। डॉक्टर बी मुखर्जी इसके असिस्टेंट सेक्रेटरी थे और एच कूपर इसके मेंबर थे। इन लोगों के अंडर में ये पूरी की पूरी कमेटी बनाई गई और ये लोग रिस्पॉन्सिबल थे इंडिया के अंदर पूरा का पूरा एनालाइज करने के लिए। अब इन्होंने क्या एनालाइज किया, इन्होंने ये देखा कि ये कमेटी तो हमारी बनाई गई है फॉर इंडिया का जो अडल्ट्रेशन या फिर ड्रग मार्केट का सिस्टम था वो काफी ज्यादा अडल्ट्रेटेड था, सब स्टैंडर्ड मेडिसिन थी, अनरेगुलेटेड सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चर था। इसके साथ साथ एक प्रॉपर इंडिया में कोई भी सिस्टम नहीं था। अब इनका मेन ऑब्जेक्ट क्या था इस कमेटी के पीछे, इनका मेन ऑब्जेक्ट था द कमेटी वाज आस्क्ड द स्टडी ऑफ ड्रग सिचुएशन, रिकमेंडेड मेजर एंड रेगुलेशन। पहला था कि इंडिया के अंदर एक सेंट्रल काउंसिल बनाई जाए जो कंट्रोल करे क्या, आपके इंपोर्ट को, सेल को और मैन्युफैक्चरिंग को। साथ ही साथ इंडिया के अंदर जो ड्रग बाहर से इंपोर्ट होके आती है उनको हम पहले चेक करें, उनकी क्वालिटी चेकिंग के स्टैंडर्ड्स बनाए जाएं, तो क्वालिटी टेस्टिंग को इम्प्रूव करना। साथ ही साथ इंडिया का जो फार्मेसी ट्रेनिंग प्रोसीजर है, क्योंकि इंडिया में ड्यूरिंग 1930s देयर वाज नो फार्मेसी प्रोफेशन इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन। कोई भी आ सकता था, कंपाउंडिंग करके सीख सकते हैं और वो फार्मेसी प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो जाता था। देन ही इज इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग टू। तो इसकी वजह से क्या है, कोई भी एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन नहीं थी कि इतनी ही मिनिमम क्वालिफिकेशन के बाद आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो ये इनके ऑब्जेक्टिव थे। अब इन्होंने क्या रिकमेंड किया, इन्होंने रिकमेंड किया कि आपका एक सेंट्रल ड्रग लेजिस्लेशन बनना चाहिए जो कि ओवरऑल इंडिया के अंदर एज अ सेंट्रल और स्टेट्यूटरी बॉडी काम करे, ताकि एक स्टैंडर्ड और सेंट्रल लॉ बनाया जा सके। साथ ही साथ टेस्टिंग लेबोरेटरीज इन द स्टेट और बनना चाहिए, एक सेंट्रल लेवल पर बननी चाहिए और स्टेट लेवल पर बननी चाहिए। एक एडवाइजरी बोर्ड बनना चाहिए जो क्या करे, टेक्निकल मैटर्स में सेंट्रल काउंसिल को एडवाइस करे। जैसे कि हम देखते हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर जो आपका एडवाइजरी बोर्ड है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, वो क्या करता है, सेंट्रल काउंसिल को, और कहा जाए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में इन्फॉर्म करता है आपके इन टेक्निकल मैटर्स। अब यहाँ पर क्या है, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन फॉर द फार्मासिस्ट। एक मिनिमम एजुकेशन रेगुलेशन का स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसमें आप क्या बन सकते हैं, फार्मासिस्ट के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। अब इनके मेन क्या थे, पहला था इनका कि एक सेंट्रल लेजिस्लेशन बनना चाहिए नेशनल लेवल पर। लेबोरेटरी को क्या मिलना चाहिए, एक ऐसी लेबोरेटरी जो हमारी CDL कोलकाता है, नेशनल लेवल पे काम करे। साथ ही साथ एक एडवाइजरी बोर्ड होना चाहिए फॉर एक्सपर्ट गाइडेंस। प्रॉपर ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन होना चाहिए फार्मासिस्ट की जो फार्मेसी प्रोफेशन में आ सके। और एक कंट्रोल ऑफ इंपोर्ट एंड सेल ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग। जितनी भी ड्रग आपकी इंपोर्ट होके आ रही है, इंडिया में बन रही है, उनका सेल हो रहा है, उनके ऊपर एक स्टैंडर्ड कंट्रोल होना चाहिए। ये इनकी मेन रिकमेंडेशन थी और इन्हीं की रिकमेंडेशन पर लेकर हमारा इंडिया में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बनाया गया। ठीक है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आपका फाउंडेशन इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आप वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तो ये थे आपके चोपड़ा कमेटी के बारे में। नेक्स्ट जो कमेटी है आपकी बोर कमेटी। अब देखिए चोपड़ा कमेटी ने क्या किया था कि हमारे इंडिया के अंदर चल रहे फार्मास्यूटिकल फील्ड के अंदर उन्होंने एनालाइज किया, रिपोर्ट किया और उन्होंने बताया कि इंडिया का जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा अडल्ट्रेटेड है। ऐसे ही कमेटी एक और बनाई गई, इसको हम हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी कहते हैं। जैसा इसका नाम है वैसे ही इसमें इन्होंने क्या किया, रिपोर्टिंग की। इस कमेटी के अकॉर्डिंग इंडिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देखा गया, हेल्थ सिस्टम देखा गया, हेल्थ केयर सिस्टम है कैसा। तो उस पर्टिकुलर टाइम तक जब ये कमेटी बनाई गई थी, अक्टूबर 1943 तक, प्री इंडिपेंडेंस की ही बात कर रहे हैं, तो इंडिया के अंदर जो हेल्थ केयर सिस्टम था वो काफ़ी ज़्यादा अनस्ट्रक्चर्ड था, अनइम्प्रूव था और ब्रोकन था। यानी कि आम आदमी तक हेल्थ केयर फैसिलिटीज पहुंच ही नहीं पाती थी। तो बोर कमेटी बनाई गई इसके लिए। तो इन्होंने क्या, इसको ऑफिशियल नाम दिया गया हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। अब इन्होंने क्या किया, अपनी रिपोर्ट सबमिट किया 4 वॉल्यूम के अंदर। 1943 को बनाई गई थी और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1946 को क्या करके सबमिट की थी
ड्यूरिंग इन दिस टाइम इन्होंने इंडिया के अलग अलग जगह जाके हेल्थ केयर सिस्टम को एनालाइज किया और देखा कि इंडिया में कहाँ कहाँ कैसे कैसे चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है जिससे हम हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव कर सकें। बाद में इन्होंने 3 टियर हेल्थ केयर सिस्टम दिया जिसमें हम प्राइमरी हॉस्पिटल, सेकेंडरी हॉस्पिटल, टर्सरी हॉस्पिटल्स के बारे में पढ़ते हैं। ये वोर कमेटी के रिकमेंडेशन पर ही बनाए गए थे। साथ ही साथ इसकी चेयरमैनशिप की थी सर जोसेफ विलियम वोर ने, जो कि इंडियन सिविल सर्विस में थे ब्रिटिश इंडिया के अंदर, और इसको अपॉइंट किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि आपके ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर आती थी, और यही आपकी लेड फाउंडेशन बनी इंडिया के मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम की। अगर बैकग्राउंड की हम बात करें तो बिफोर 90s-40s की हम बात कर रहे हैं, इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम था बहुत ही ज्यादा लिमिटेड था, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था, यानी कि सिर्फ अमीर लोग या जो हाई फाई सोसाइटी के लोग हैं दे आर हैविंग एक्सेस फॉर द हेल्थ केयर। जो गरीब लोग हैं, जो बहुत मिडिल क्लास के लोग हैं, उन लोगों के पास में कोई हेल्थ केयर फैसिलिटी थी ही नहीं, क्योंकि जो प्राइमरी हॉस्पिटल आज के टाइम पे हम देखते हैं ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं बिफोर 90s-40। अब इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटीज को बनाया, जिसके अंदर क्या हुआ, हम कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्वे किया गया इंडिया के अंदर। अब इस कमेटी ने करीब 2 साल तक काम किया और अपनी रिपोर्ट 1946 में क्या करी, सबमिट करी। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन ये रहे कि सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि आपका जो प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्विस है उसको इंटीग्रेट करो। ऐसा नहीं कि क्यूरेटिव सर्विस एक जगह मिलेगी, इंटीग्रेटिव आपकी जो प्रिवेंटिव सर्विस वो एक जगह मिलेगी। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहाँ पर प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों सिस्टम ही है, दोनों सर्विसेज एक जगह पर मिले, यानी कि सिंगल इंटीग्रेटेड सर्विस टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल हर जगह पर मिलनी चाहिए। दूसरा इनका जो मेजर था वो ये था कि इंडिया के अंदर 3 टियर हेल्थ केयर सिस्टम बनाया जाए, और इस प्लान को लॉन्ग टर्म प्लान बोला गया, 3 मिलियन प्लान, यानी कि नेशनल लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक ऐसा हॉस्पिटल या हेल्थ केयर सिस्टम बनाया जाए जो 3 मिलियन लोगों को सर्व करे। अब इनका ये पूरा ऑब्जेक्ट क्या था कि इन्होंने क्या किया, प्राइमरी PHUs बनाए हैं, जो कि आपके प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट या PSC जिसको हम कहते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो होते हैं वो बनाए। ये आपका 75 बेड का हॉस्पिटल था, फॉर एवरी 10,000 to 20,000 लोगों को क्या करेगा, ये सर्व करेगा। अब ये जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर थे वो रूरल और अर्बन एरियाज में दोनों जगह पर देखने को मिलेंगे, ताकि वो रूरल एरियाज को भी कवर कर पाए और अर्बन एरियाज को भी कवर कर पाए। पॉपुलेशन टारगेट था कि 10 से 20 हजार तक का पॉपुलेशन को टारगेट करेंगे ये प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे। अगर चीजें यहाँ से नहीं होती हैं तो थोड़ा इम्प्रूव वर्जन आपका सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम होगा या सेकेंडरी हेल्थ केयर यूनिट होगा, जो कि आपका 650 बेड का एक हॉस्पिटल होगा जो सर्व करेगा अबाउट 30 प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट्स को, यानी कि 30 PSCs अंडर में आते हैं आपके सेकेंडरी हेल्थ यूनिट के अंडर में। देन आफ्टर आपका एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनेगा जो टर्सरी लेवल पर होगा, एंड दिस हॉस्पिटल ऑल्सो वर्क एज अ नेशनल लेवल, जिसमें हम एम्स देखते हैं। एम्स की फाउंडेशन भी इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पर की गई थी, जिसमें आपका ये सर्व करेगा अप्रोक्सीमेटली 3 मिलियन की पॉपुलेशन को, जिसके अंदर 2500 बेड्स का हॉस्पिटल होना चाहिए। तो ये उन्होंने प्रपोजल सबमिट किया इंडियन गवर्नमेंट को, ताकि इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सके, ये इम्प्लीमेंट कर सके फॉर इम्प्रूविंग द इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है, अब इनका अगला रिकमेंडेशन ये था कि डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर शॉर्ट टर्म प्लान में इन्होंने क्या किया कि 1 PSC आपका 40,000 लोगों के लिए काम करेगा, सपोर्टेड सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर रेफर्ड फॉर द सुपरविजन। अगर प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में चीजें नहीं चल पा रही तो उनको आप क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी में ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ ही साथ यूनिवर्सल केयर, ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा फाइनेंशियली वीक है तो उसको हेल्थ केयर सिस्टम का एक्सेस नहीं मिलेगा। इन्होंने कुछ ऐसी चीजें बनाई जो अगर उनके पास एबिलिटी नहीं है पे करने की, देन दे आर ऑल्सो गेट द हेल्थ केयर सर्विसेज, क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटीज सबके लिए होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने रिकमेंड किया। साथ ही साथ मैटरनल चाइल्ड हेल्थ को भी इन्होंने प्रमोट करने के लिए उसके ऊपर काम किया, क्योंकि इंडिया में ड्यूरिंग 1940s मैटरनल डेथ एंड आपके जो चाइल्ड की डेथ है बहुत ज़्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटी ना मिल पाने की वजह से मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो उसको प्रमोट करने के लिए इन्होंने क्या किया, उस पर्टिकुलर सर्विस को और ज़्यादा बढ़ाया, ताकि इंडिया के अंदर मोर्टेलिटी रेट को कम किया जा सके मैटरनल एंड चाइल्ड में। साथ ही साथ इन्होंने मेडिकल एजुकेशन को इम्प्रूव कराने के लिए भी प्रावधान दिए, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन को इंक्लूड किया, और इसके साथ साथ जितने भी हेल्थ वर्कर्स थे उनकी ट्रेनिंग के लिए प्रोटोकॉल्स बनाए, डॉक्टर फिजिशियंस कैसे काम करेंगे। तो दीज आर द लेड फाउंडेशन रिकमेंडेशन फॉर द हेल्थ केयर इंप्रूवमेंट इन द इंडिया। तो ये थी आपकी वोर कमेटी 3 मिलियन प्लान के साथ साथ अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 टियर हेल्थ केयर सिस्टम किसके द्वारा प्रपोज किया गया था या किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर बनाया गया था, तो वोर कमेटी ने क्या किया था, प्रपोज किया था, रिकमेंड किया था आपका 3 टियर हेल्थ केयर सिस्टम। मेनली ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज के ऊपर काम करता है। नेक्स्ट हमारी कमेटी है वो है आपकी भाटिया कमेटी। अब भाटिया कमेटी क्यों बनाएगी, देखिए अभी तक हमने क्या देखा कि आपकी ड्रग
एंड हेल्थ से रिलेटेड कमेटीज बन रही थी। लेकिन इंडिया के अंदर जो आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थी, इंडिया की जो इंडिजीनियस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थी, उनकी हालत कैसी थी? क्या इंडिया कैपेबल था अपने इंडियन सिटीजन्स को रन कराने के लिए इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन, इन द फॉर्म ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट? क्या हम इतने कैपेबल थे? तो उसको जानने के लिए क्या किया गया, एक कमेटी बनाई गई जिसको हम किस नाम से जानते हैं, भाटिया कमेटी के नाम से जानते हैं। अब ये भाटिया कमेटी की जो फाउंडेशन थी वो किस लिए की गई थी? इसका ऑफिशियल नाम रखा गया था फार्मास्यूटिकल इंक्वायरी कमेटी। अब जैसा नाम बताया जा रहा है कि फार्मास्यूटिकल इंक्वायरी कमेटी, इसका मतलब क्या है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल स्टेटस ऑफ द इंडिया चेक करने के लिए बनाया गया था। इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था ड्यूरिंग 1953 और इसकी रिपोर्ट 1954 में 1 साल के बाद सबमिट की गई थी। और इन्होंने भाटिया, जो आपके कौन थे, SL भाटिया, ठीक है, सुंदरलाल भाटिया, इन्होंने क्या किया था, 212 रिकमेंडेशन दिए थे आपके जून 1954 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। और इन्होंने बहुत सारे सजेशन दिए कि कैसे वी कैन इम्प्रूव द फार्मास्यूटिकल स्टेटस एंड द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री स्टेटस इन द इंडिया, ठीक है। अब इसके चेयरमैन थे मेजर जनरल सुंदरलाल भाटिया, SL भाटिया, और इनको अपॉइंट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के में कमेटी थी जो बनाई गई थी फॉर द सर्विंग इंडस्ट्रियल स्टेटस, स्पेसिफिकली फार्मेसी फील्ड के लिए। इसके बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो बाय द अर्ली 1950s, few years of into independence, the government wanted to focus technical review on the pharmaceutical manufacturing industry itself। यानी कि इंडिया के अंदर जितनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं उसके बारे में एक रिव्यू चाहती थी। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ऐसा सिस्टम कमेटी बनाई जो इसके लिए काम करे। हेल्थ सिस्टम रिव्यू दैट वोर ने तो ऑलरेडी कर दिया था, लेकिन फार्मास्यूटिकल कमेटी के लिए हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था। तो एक कमेटी अपॉइंट की गई जिसको हम फार्मास्यूटिकल इंक्वायरी कमेटी कहते हैं, मेजर जनरल सुंदरलाल भाटिया के द्वारा, विद मेंबर इंक्लूडिंग एमिनेंट साइंटिस्ट such as J.C. Ghosh and T.R. सेजदरी, इनके साथ में ये मेंबर थे। इन लोगों ने क्या किया कि इंडिया के डिफरेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को, इंडिया के डिफरेंट फार्मास्यूटिकल हेल्थ क्या कहते हैं सिस्टम को एनालाइज किया और ये देखा कि इंडिया का एक्चुअल स्टेटस है क्या। उसके लिए इन्होंने अपने रिकमेंडेशन पेश किए। अब जो इनके रिकमेंडेशन थे उनके साथ में इन्होंने ये पाया कि इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो नॉट सेल्फ सफिशिएंट है, यानी कि हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं एक्सटर्नल या फॉरेन इंपोर्ट के ऊपर, और स्पेसिफिकली इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल। क्योंकि हम क्या करते थे, इंडिया के अंदर जितनी भी ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसका सारा का सारा रॉ मटेरियल हम वेस्ट से इंपोर्ट करते थे, जिसकी वजह से हम उतने ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे टू प्रोड्यूस दैट लार्ज अमाउंट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट टू सर्व ऑफ द इंडियन सिटीजन। तो इसमें क्या था, मोस्ट इंडियन फर्म्स मेयरली प्रोसेस्ड and formulated imported bulk drugs rather than of manufacturing basis pharmaceutical chemical from scratch। यानी कि इंडिया के जो जितनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थी वो स्क्रैच से नहीं बनाते थे, एकदम जीरो से नहीं बनाते थे। वो क्या करते थे, बल्क ड्रग मंगा लेते थे या रॉ मटेरियल मंगा लेते थे, जिससे क्या करते थे, उनको प्रोसेस फॉर्मुलेट करते थे। साथ ही साथ इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि आप क्या करें, इंडिया के अंदर अगर इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहते हैं तो इम्पोर्ट ड्यूटीज कम कर दें। इसीलिए क्या है, इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनको बहुत कम इम्पोर्ट ड्यूटीज देनी पड़े उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जिनसे वो मेडिसिन बना रहे हैं। साथ ही साथ इंडिया में उन प्लांट्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करें जो मेडिसिनल कैटेगरी के हैं, ताकि इंडिया में ही रॉ मटेरियल अवेलेबल हो सके एक्स्ट्रा अमाउंट में। साथ ही साथ जो डंपिंग ऑफ चीप मेडिसिन आ रही है इंडिया के अंदर, उनका फ्लो ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज, उसको रोका जाए, क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए ताकि इंडिया के अंदर बेस्ट क्वालिटी की ड्रग्स आ सकें। और साथ ही साथ इन्होंने रिकमेंड किया इम्प्रूव ड्रग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। GMP को भी बाद में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ताकि इंडिया के अंदर एक ऐसी गाइडलाइन फॉलो करी जाए जो कि एक स्टैंडर्ड लेवल पर हो। और साथ ही साथ इन्होंने 212 रिकमेंडेशन दिए जो इनकी कमेटी ने सजेस्ट किए थे। अब इनकी कमेटी की वजह से इंडिया की जो चीज़ें थी उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा था। पहला इम्पैक्ट ये था कि इन्होंने इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज थी उनकी डिफिशियंसीज को एक्सपोज किया, जैसे कि पुअर मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फॉलो करती थी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। साथ ही साथ इनएडिक्वेट क्वालिटी कंट्रोल था। फिर इन्होंने उसके लिए रिकमेंडेशन दी कि जो हमारी इंडिजीनियस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं उनका डिपेंडेंस खत्म किया जाए इम्पोर्ट के ऊपर, इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए। साथ ही साथ इन्होंने एसेंशियल ड्रग्स का कॉन्सेप्ट भी दिया, उनका प्रोडक्शन इंडिया में ज़्यादा किया जाए ताकि ऐसी मेडिसिन जिनकी डिपेंडेंसी और जिनकी ज़रूरत इंडिया में बहुत ज़्यादा है वो उनकी अवेलेबिलिटी खत्म ना हो या अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहे ताकि उनको एक्सेस किया जा सके। ठीक है, इसके साथ साथ वो अफोर्डेबल होनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने
स्ट्रिक्ट मेजर्स बनाए ताकि ड्रग की क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके। इंडिया के अंदर चल रहे या बन रहे ऐसी मेडिसिन जिनकी क्वालिटी खराब है और उनकी वजह से बहुत ज़्यादा डेथ हो रही है या फिर वो हेल्थ ठीक करने की जगह पर खराब कर दे रही है, तो इन द फॉर्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इन द फॉर्म ऑफ इम्पोर्ट या इन द फॉर्म ऑफ सेल उनके ऊपर एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल मेजर बनाए गए। साथ ही साथ इन्होंने सजेस्ट किया एक्सपेंशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी एंश्योर कॉम्प्लायंस एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज जो बनाई गई थी उसके अंदर मॉडर्नाइज इक्विपमेंट को लाने के लिए उन्होंने रिकमेंड किया ताकि हम उन क्वालिटीज को मॉडर्न स्टैंडर्ड के बेसिस पर क्या कर सके, टेस्ट कर सके। बेटर रेगुलेशन एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटीज को इम्प्रूव किया जा सके ताकि वो कंपनीज जिनके पास प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है ड्रग मैन्युफैक्चर करने की उनको लाइसेंस ना मिले मैन्युफैक्चरिंग का। एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग टू अचीव सेल्फ रिलायंस, यानी कि R&D को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया ताकि इंडिया के अंदर फार्मास्यूटिकल जितनी भी कंपनी है वो रिसर्च भी करें। इसकी वजह से ही CDRI की फाउंडेशन की गई थी कि इंडिया को हम इतना सेल्फ सफिशिएंट बनाएं ताकि वो क्या कर सके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम कर सके और इंडिया में ही सेल्फ हम मेडिसिन को डिस्कवर करके बना सके। साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल पॉलिसीज को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया, रेगुलेशन रिफॉर्म्स दिए, स्ट्रॉन्ग एंड मोर ऑर्गेनाइज फार्मास्यूटिकल सेक्टर को बनाने में इन्होंने मदद की थी भाटिया कमेटी को। तो अभी तक हमने 3 पढ़ लिए। पहली है ड्रग रिलेटेड कंट्रोल, हेल्थ सर्वे रिलेटेड कंट्रोल एंड फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड कंट्रोल। वोर कमेटी और आपकी छोकरा कमेटी एंड भाटिया कमेटी। नेक्स्ट एक कमेटी बनती है कि जो आपकी वोर कमेटी बनी थी उसका इंडिया में कितना इम्प्लीमेंटेशन हो गया, यानी क्या वोर ने ये रिकमेंड किया था कि इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है बहुत ही ज्यादा पुअरली अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट ऑन अ ग्राउंड लेवल कितना काम हुआ है इसको चेक करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने फिर से एक कमेटी बनाई जिसको हम बोलते हैं मुदालियर कमेटी। अब मुदालियर कमेटी का काम ये था कि वो ये एनालाइज करे और सर्वे करे कि जो वोर कमेटी ने रिकमेंड किया था उसका इंडियन लैंड पर या प्रैक्टिकल बेसिस पर कितना काम हुआ। तो ये कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। ये बनाई गई थी आपकी 12 जून 1959 को और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी ड्यूरिंग 1961 टू 1962 के बीच में। ठीक है, कॉमनली इसको हम 1962 का ही मानते हैं। अब ये किसके अंडर में बनाई गई थी? डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के अंडर बनाई गई थी। ये वाइस चांसलर थे आपके मद्रास यूनिवर्सिटी के और इनको अपॉइंट किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया था कि आप एक काम करो, इंडिया के अंदर चल रहे आपके जो हेल्थ केयर सिस्टम है अभी तक जो इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं उसका क्या स्टेटस है। तो इन्होंने क्या किया, बाय द एंड ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान, जैसे कि इंडिया के अंदर क्या किया जाता था इंडिपेंडेंस के बाद में 5 वर्षीय योजना बनाई जाती थी जिनको हम 5 ईयर प्लान बोलते थे। अब इन्होंने सेकेंड 5 ईयर प्लान के एंड में मोर देन अ डिकेड्स हैड पास्ड सिंस द वोर कमेटी रिपोर्ट, एक डिकेड पास हो चुका था वोर कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पर। तो इसके बाद गवर्नमेंट जानना चाहती थी कि इंडिया ने कितना प्रोग्रेस किया है इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ सर्वे। तो वोर कमेटी की रिकमेंडेशन पर आपने PSCs और CSCs तो बनाना स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन वो सारे के सारे गवर्नमेंट में देखो फ्रॉड तो हमेशा से ही रहा है। तो उन्होंने क्या किया, प्रैक्टिकल और ग्राउंड लेवल पर काम नहीं किया, बनाए गए कुछ तो ऐसे PSC थे जो सिर्फ और सिर्फ पेपर पे थे। तो उस सबको एक्सपोज किया आपके हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी ने और इन्होंने ये रिकमेंड किया कि अब नए हमें PSCs नहीं बनाने हैं, जितने PSCs हैं उन्हीं को और अच्छा करना है ताकि उन्हीं की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, अब ये कमेटी बनाई गई। इन्होंने क्या किया, इन्होंने द कमेटी इशू 907 क्वेश्चनायर तैयार किए, उन्होंने अलग अलग जगह पर भेजे, जैसे कि टू मेडिकल कॉलेज, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, द फार्मास्यूटिकल ट्रेड एंड इंडस्ट्री एंड साइंटिफिक बॉडीज को भेजे, जहां से इनको करीब 665 रिस्पॉन्स देखने को मिले इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग और उन्हीं को एनालाइज करके इन्होंने अपने रिकमेंडेशन दिए। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सर्वे किया इन द हेल्थ फील्ड, बोर्ड कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद में एवेल्युएट किया इंडिया ने हेल्थ सिस्टम में, हेल्थ केयर सिस्टम में कितने अचीवमेंट किए हैं अपने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एंड सेकंड 5 ईयर प्लान में, और उसके बाद में इन्होंने रिकमेंडेशन दिए। मेन इनके रिकमेंडेशन क्या थे कि कंसोलिडेट द गेन ऑफ फर्स्ट एंड 2 सेकंड ईयर 5 ईयर प्लान अदर देन रैपिडली न्यू फैसिलिटीज, यानी कि जितने 5 साल के जो 2 प्लान बन चुके हैं उनमें अभी तक जितनी भी चीजें हुई उन्हीं को और अच्छा करें, ना कि नया बनाने में। स्ट्रेंथन द एग्जिस्टिव PSCs जो बने हैं ऑलरेडी उनको और अच्छा किया जाए, ना कि नए PSCs बनाए जाएं। साथ ही साथ स्टैंड डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिविजनल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ साथ जो सब डिविजनल हॉस्पिटल थे उनको और अच्छा किया जाए, उनकी फैसिलिटीज को इम्प्रूव किया जाए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया जाए, ना कि नए आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स बनाए जाएं। क्रिएट अ रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव टियर बिटवीन स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, एक रीजनल टियर बनाया जाए, यानी कि ट्रांसपेरेंसी बनाया जाए आपकी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के बीच में, ताकि वो दोनों कनेक्ट हो सके और बेटरली परफॉर्म कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। और इसके साथ ब्रिंग
ड्रग्स प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इनका जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन वो ये था कि इंडिया के अंदर जो हम अभी तक सालों से फॉलो करते आए थे, हमारा ASU सिस्टम, आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी सिस्टम, उसको और ज्यादा अच्छा किया जाए और इंडियन सिस्टम को इनकॉर्पोरेट किया जाए। और इन्हीं की रिकमेंडेशन के बाद हमारे इंडिया में जो 4th A सेक्शन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक के अंदर देखते हैं, जहाँ पर आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी को ऐड किया गया था, वो इन्हीं की रिकमेंडेशन पर ऐड किया गया था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर, चैप्टर 4A। ठीक है, ये इनके मेजर रिकमेंडेशन थे। अब इनकी वजह से कि हमारे इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ा इनकी रिपोर्ट के बेसिस पर, तो पहली बात इन्होंने सजेस्ट जो किया, तो इंडिया के जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम थे या हेल्थ केयर सेंटर्स थे, उनको और अच्छे से इम्प्रूव किया गया, क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर को बढ़ावा मिला। साथ ही साथ स्पेशलाइज्ड एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर जो सेंटर थे, रेफर हॉस्पिटल बोला जाता था, उनको और अच्छे से इम्प्रूव किया, उनके बीच में ट्रांसपेरेंसी बनाई गई ताकि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर को पेशेंट को इजीली एक्सेस मिल सके और वहाँ पर वो सारी फैसिलिटी मिल सके जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में नहीं है। साथ ही साथ क्वालिटी पे इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया, ओवर एक्सपेंशन, यानी कि अभी हेल्थ केयर सिस्टम में जो भी चीज़ें हो गई हैं उनमें आप क्वालिटी वाइज इम्प्रूव करो, ना कि एक्सपेंड करने का। ठीक है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन है, इसका सजेशन दिया। साथ ही साथ ट्रेनिंग एंड सुपरविजन ऑफ हेल्थ केयर पर्सनल्स को और स्टैंडर्ड मेडिकल सर्विस बनाए ताकि जो स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो किए जा सके। साथ ही साथ सजेस्ट इंटीग्रेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम विद जनरल हेल्थ केयर सर्विसेज, मोर इफेक्टिव डिलीवरी हो सके, और इंडिया हेल्थ प्लानिंग में इन्होंने हेल्प की थी। ओवरऑल पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को बढ़ावा देने का इम्पैक्ट इनकी कमेटी के बेसिस पर। तो अगली कमेटी जो है वो है हमारी हाथी कमेटी। अब हाथी कमेटी के पीछे कॉन्स्टिट्यूट करने का एक मकसद था कि इंडिया के अंदर बढ़ रहे मल्टीनेशनल कंपनी के डोमिनेंस को कम करना। अब जो मल्टीनेशनल कंपनी थी या वेस्टर्न कंपनीज जो थी इंडिया के अंदर आती थी और ड्रग्स को बनाती थी, लेकिन उनके साथ में प्रॉब्लम ये थी कि वो क्या करती थी, अपनी ड्रग्स के बहुत ज़्यादा हाई प्राइस रखती थी, जो कि इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसेंशियल रखती। अब इसको एनालिसिस करने के लिए क्या बनाई गई, एक कमेटी बनाई गई, इसको हम हाथी कमेटी के नाम से जानते हैं। ये कमेटी का बेसिक ओरिजिनल नेम क्या था, कमेटी ऑन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ऊपर। 8 फरवरी 1974 को ये कमेटी बनाई जाती है और इसकी रिपोर्ट 1 साल बाद सबमिट होती है 1975 में। इस कमेटी के बनाने के पीछे का मेन उद्देश्य यह था कि ये अर्ली 1970s पार्लियामेंट में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे कि जितनी भी हमारे इंडिया में मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो क्या कर रही हैं, डोमिनेंस कर रही हैं, और डोमिनेंस के साथ साथ वो इंडिया के अंदर जो एसेंशियल ड्रग्स हैं उनका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई रख रही हैं, जिसकी वजह से क्या देखने को मिल रहा था हमें कि इंडिया में जो ड्रग्स थी उनकी अवेलेबिलिटी आम आदमी तक पहुँचने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसकी गवर्नमेंट की कमेटी के लिए इसको जानने के लिए एक कमेटी बनाई गई जो कि जयसुखलाल हाथी के अंडर में थी, इसीलिए हम इस कमेटी को हाथी कमेटी के नाम से जानते हैं। और इनकी अपॉइंटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड केमिकल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी। इस कमेटी ने का जो मेन रिकमेंडेशन था और एनालिसिस जो की थी वो की थी आपकी, इन्होंने इंक्वायर किया कि इंडिया के अंदर जो प्रोग्रेस है और परफॉर्मेंस है ड्रग्स का इंडिया के अंदर वो कैसा है, और साथ ही साथ इन्होंने रिकमेंड किया कि जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं वो अपने आप को क्या करें, इंडियन मार्केट में लाएं और लीड करें फार्मा वर्ल्ड को, यानी कि इंडिया के अंदर जो हमारी इंडिया की पब्लिक इंडिजिनस कंपनी थी वो क्या करें, मार्केट में आए और मैन्युफैक्चरिंग करें ताकि हम क्या कर सकें, कम्पीट कर सकें उन फार्मास्यूटिकल कंपनी से जो वेस्टर्न से आके हमारे इंडिया में हैं और वो क्या कर रही थी, मनमर्जी चला रही थी। इसके लिए इन्होंने अपने कुछ रिकमेंडेशन दी कि सबसे पहले तो हमारे इंडिया की जो कंपनीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं ऐसी इम्पोर्ट के ऊपर जहाँ से हम बल्क ड्रग वगैरह मंगाते हैं, तो कुछ फॉरेन ड्यूटीज़ और इक्विटी को क्या किया जाए, डाइल्यूट किया जाए। साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर को ओपन किया जाए ताकि पब्लिक सेक्टर में लोग जो हैं वो उन मेडिसिन को ज़्यादा बनाएं जो हमारे इंडिया के लिए एसेंशियल है। ठीक है, इसके साथ साथ इंडियन रिसर्च का जो इंडिजिनस रिसर्च और डेवलपमेंट था उसको इन्होंने स्ट्रेंथन किया। इसी की वजह से इन्होंने क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग ऑफ न्यू फॉर्मुलेशन लार्जली डिफाइंड लिस्ट ऑफ एसेंशियल ड्रग्स। कमेटी ने क्या किया, 117 ऐसी दवाइयां बताई जो इंडिया की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए ज़्यादा सही है और सूटेबल हैं। WHO की एसेंशियल लिस्ट से इन्होंने क्या लिया, इस कॉन्सेप्ट को लिया और 117 मेडिसिन ऐसी बनाई जिनके ऊपर डायरेक्टली कंट्रोल लिया ताकि उनके प्राइस को बहुत ज़्यादा हाई ना किया जा सके। साथ ही साथ इन्होंने ब्रांड नेम को अबॉलिश करके जेनरिक नेम्स की कॉन्सेप्ट को रिकमेंड किया कि जेनरिक नेम में आप क्या करिए, दवाइयों को सेल करिए, क्योंकि जेनरिक नेम और ब्रांड नेम में क्या रहता था, ब्रांड वाली दवाइयाँ अपनी ज़्यादा महंगाई से बेचती थी जिसकी वजह से आम जनता तक नहीं पहुंच पाती थी। साथ ही साथ इन्होंने डिफरेंशियल प्राइस मार्कअप्स दिए, लोअर मार्जिन के बेसिस पर फॉर एसेंशियल लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए, हायर मार्जिन ऑन लेस एसेंशियल वंस। यानी कि अगर आप क्या कर रहे हैं, ऐसी दवाइयाँ बना रहे हैं जो कि आपकी एसेंशियल कैटेगरी की हैं और
की डिमांड पब्लिक के लिए ज़्यादा है, उनमें आपको मार्कअप्स कम मिलेगा। मार्कअप कहने का मतलब ये था कि कंपनी दवाई की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बेसिस पर 50% एक्स्ट्रा पैसे जोड़ सकती थी, क्योंकि उनको क्या करना था, मार्कअप करना था उसके रिसर्च में जो खर्च हुआ, बनाने में जो कॉस्ट आ रही है उसके बेसिस पर। साथ ही साथ इन्होंने ऐसा मैकेनिज्म सेट किया जिससे क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड ड्रग इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छे से काम कर सके इंडिया के अंदर। अब इनकी इस रिपोर्ट का मतलब इम्पैक्ट क्या हुआ हमारे इंडिया के मार्केट के अंदर, तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया, अफोर्डेबल मेडिसिन इंडिया में आम पब्लिक के लिए अवेलेबल हो सके। साथ ही साथ इन्होंने सेल्फ रिलायंस पे ज़्यादा बात की, जिसकी वजह से इंडिया के जो इंडिजीनस मैन्युफैक्चरर्स थे उनकी डिपेंडेंसी इंपोर्ट से घटकर इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनके ऊपर बनी। इसीलिए आज हम वर्ल्ड में टॉप 3 लेवल पर आते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, सजेस्ट किया इन्होंने स्ट्रिक्ट रेगुलेशन फॉर ड्रग प्राइस, क्योंकि जो आपकी बाहर वाली कंपनियां थी वो अपनी वजह से क्या कर रही थी, बहुत ज़्यादा ड्रग प्राइस को हाई कर दे रही थी, लेकिन अफोर्डेबल प्राइस रखने के लिए ताकि पब्लिक में आराम से उनको पहुंचाया जा सके, ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। साथ ही साथ इन्होंने पब्लिक सेक्टर को बोला कि आप एसेंशियल मेडिसिन को ज़्यादा बनाएं ताकि इंडिया में एक अवेलेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके। इन्होंने जीएमपी का भी प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया ताकि क्वालिटीज़ को मेंटेन किया जा सके इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। और साथ ही साथ इनकी यही रिकमेंडेशन बाद में इंडिया की जो नेशनल ड्रग पॉलिसी है उसको बनाने में इससे मदद मिली, और ड्रग प्राइसिंग, क्वालिटी एश्योरेंस वगैरह भी इससे क्या हुए, इन्फ्लुएंस हुए एज पर द रिकमेंडेशन और इम्पैक्ट ऑफ हाथी कमेटी। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ से नींव रख दी जाती है आपकी डीपीसीओ की, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। बेसिकली कुछ ऐसी ड्रग्स थी जो बल्क ड्रग की कैटेगरी में आती थी, जैसे कि 300 आपका डीपीसीओ एक्ट लाया गया 1979 में हाथी कमेटी के बाद, और इसकी वजह से 370 ऐसी बल्क ड्रग्स थी जिनके ऊपर डायरेक्ट प्राइस कंट्रोल लगाया गया था। बट इसकी वजह से क्या है, 90% फार्मास्यूटिकल मार्केट क्या होने लगी, डाउन होने लगी, और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत जल्दी गिरने लगी। और इसकी वजह से इसको ठीक करने के लिए एक नई कमेटी बनाई गई जिसको हम बोलते हैं कमेटी ऑन कैटेगरी सेकंड ड्रग्स। कैटेगरी सेकंड ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो लाइफ सेविंग से हटके आती हैं, नॉट इन अ लाइफ सेविंग ड्रग्स। उनके ऊपर हमें क्या करना है, डीपीसीओ एक्ट नहीं लगाना है। तो इस कमेटी को बनाने का पर्पस था कि फार्मास्यूटिकल मार्केट्स को सपोर्ट किया जा सके ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉफिट। तो कमेटी ऑन कैटेगरी ड्रग्स टू ऑल्सो रेफर द केलकर कमेटी। क्यों? इसको ईयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1984 में, और ईयर इसकी रिपोर्ट सबमिट की गई थी। रिकमेंडेशन फेड इनटू ड्रग पॉलिसी 1986, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1987 को इसने इन्फ्लुएंस किया। इसके जो चेयरमैन थे वो थे आपके डॉक्टर विजय केलकर, इसलिए हम इसको केलकर कमेटी के नाम से भी जानते हैं, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट की गई थी। अब इनका क्या था कि इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के अपॉइंट करने के बाद लेटर वेल नोन इकोनॉमिस्ट बने थे ये, और इन्होंने इसके ऊपर रिकमेंडेशन दी। और अगर हम उन रिकमेंडेशन की डायरेक्टली चीज़ें समझें तो केलकर कमेटी की मेजर रिकमेंडेशन क्या थे, और इसके साथ साथ डीपीसीओ जो आपका ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है 1987 में क्या क्या मेजर चेंजेस आए, किसके बेसिस पर, केलकर कमेटी के बेसिस पर। तो इन्होंने क्या किया, रैशनलाइज ड्रग प्राइस कंट्रोल किया ताकि सब्सटेंशियल रिडक्शन किया जा सके कि जो एक बल्क अमाउंट में 370 ड्रग्स हैं उनके ऊपर प्राइस कंट्रोल लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से फार्मास्यूटिकल कंपनीज का जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है, जिसकी वजह से ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग और उन कंपनीज क्या नहीं कर पा रही, घाटे में जा रही। तो उनको बढ़ावा देने के लिए कुछ ड्रग्स को रिड्यूस किया गया। इन्होंने क्या किया, जो हमारी कैटेगरी 2 वाली ड्रग्स हैं उनके प्राइस कंट्रोल को क्या किया, थोड़ा सा कम किया। और इन्होंने सेकंड शेड्यूल यानी कि डीपीसीओ जब आपका दोबारा से आया, पहला 1979 में आया, उसके बाद जैसे 370 बल्क ड्रग्स थी उनको रिड्यूस करके 142 बल्क ड्रग्स के अंडर में, यानी कि 370 पे लगता था आपका डीपीसीओ, उसके बाद में वो सिर्फ घट के 142 ड्रग्स के ऊपर ही रह गया डायरेक्ट प्राइस कंट्रोल। अब इन्होंने कैटेगरी 1 दे दी, यानी कि वो कैटेगरी 1 जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के अंडर आती हैं, हमारी एसेंशियल लिस्ट के एसेंशियल मेडिसिन के अंडर आती हैं, तो उन्हीं के ऊपर आप डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कैटेगरी 2 जो ड्रग है अदर कंसिडर एसेंशियल फॉर हेल्थ नीड्स के लिए, उनके ऊपर इन्होंने काम किया। अब यहाँ से क्या हुआ, मार्केट कॉम्पिटिशन एंड एनुअल टर्नओवर के बेसिस पर प्राइस डिसाइड किए जाएंगे। और इन्होंने क्या किया, एक फेवर मोर सेलेक्टिव देन कन्वेंशनल प्राइसिंग सिस्टम बनाया। अवेलेबिलिटी फॉर इंपोर्टेड मेडिसिन के लिए ऊपर ज़्यादा रहता था। इनकी रिकमेंडेशन ने कंट्रीब्यूट किया हमारी ड्रग पॉलिसी 1986 को फॉर्म करने में। साथ ही साथ इन्होंने रैशनलाइजेशन, क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी अपने अलग अलग
रिकमेंडेशन दी है। अब यहाँ से क्या है, जैसे मार्कअप लगता था कि कंपनी क्या कर सकती थी, अपने प्राइस को लगा सकती थी आफ्टर जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है, उसको इन्होंने रिप्लेस कर दिया विद मैक्सिमम अलाउबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। अब ये 100% था। अगर किसी दवा के बनाने में 100 रुपये का खर्च आ रहा है तो आप उस पर 100 रुपये ऐड कर सकते हैं, यानी कि वो दवा का प्राइस 200 रुपये हो जाएगा। तो इन्होंने मैप को इंट्रोड्यूस किया, जो मैप 100% लगता था। वैसे तो फार्मास्यूटिकल कंपनी 100% से ज़्यादा भी अमाउंट लगा देती थी, लेकिन उन्होंने एक फिक्स पैटर्न बना दी कि इतना ही आप लगा सकते हैं। इसी की वजह से जो DPCO 1987 था, ये रिप्रेजेंट शिफ्ट लाता है टुवर्ड रैशनलाइजिंग एंड मोर सिलेक्टिव प्राइस कंट्रोल टुवर्ड्स द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। इसी को इवेलुएट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसको हम बोलते हैं 59th पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। रिपोर्ट जब आई थी ऑन CDSCO 2012 में, तो इनकी रिपोर्ट के कहने का क्या मतलब था, इन्होंने देखा था कि 59th रिपोर्ट ऑफ द डिपार्टमेंटल रिलेटेड एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि CDSCO के पास में कुछ ऐसी ड्रग्स उन्हें देखने को मिली कि इंडिया में 2 तरह के सिस्टम चलते थे, एक सेंट्रल कंट्रोल चलता था, दूसरा स्टेट कंट्रोल चलता था। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्या कर रही थी कि ड्रग की डिस्कवरी करके बिना क्लिनिकल ट्रायल्स के ड्रग को अप्रूव करा दे रही थी। तो इसके लिए पार्लियामेंट में एक बहस हुई और उसके ऊपर एक स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई CDSCO की 2012 में। तो उन्होंने क्या किया, और इसको प्रेजेंट किया गया था 8 मई 2012 में। इसके चेयरमैन थे श्री ब्रजेश पाठक। अब यहाँ पे क्या हुआ, कमेटी ने एग्जामिन किया कि CDSCO कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन अपना इफेक्टिवनेस इंडिया की ड्रग रेगुलेशन सिस्टम में ठीक से काम नहीं कर रहा है, या इसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। इसके लिए इन्होंने पर्टिकुलर अटेंशन दिया ऐसी ड्रग्स में जो न्यू अप्रूवल के जा रही हैं, साथ ही साथ क्लिनिकल ट्रायल्स का स्टेटस क्या है, ड्रग बैनिंग का प्रोसीजर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, इंडिया के अंदर फार्मा को विजिलेंस को कैसे और अच्छा बनाया जाए ताकि रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा स्ट्रेंथ हो। तो इस कमेटी ने एग्जामिन किया CDSCO का पूरा रेगुलेटरी प्रोसेस कि कैसे कोई ड्रग अपनी मार्केट में आती है और इसको कैसे साइंटिफिक और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए न्यू ड्रग अप्रूवल में क्या देखने को मिलता है कि कमेटी ने नोट किया कि 31 ऐसी न्यू ड्रग हैं जो बिना क्लिनिकल ट्रायल के पास हो गई, अप्रूव हो गई और मार्केट में आ गई, जो कि आपके जनवरी 2008 से लेकर अक्टूबर 2010 के बीच में देखने को मिला विदाउट द क्लिनिकल ट्रायल्स। इसके साथ साथ 2 ड्रग और थी जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, बट स्टिल दे आर इन अ मार्केट। तो इसी वजह से आइडेंटिफाई किया इन्होंने एडिशनल ओमिट केसेस, और इस कमेटी ने कंसीडर किया 33 ड्रग्स टोटल ऐसी हैं जो बिना क्लिनिकल ट्रायल्स के अप्रूव हो गई हैं और मार्केट में आ गई हैं। इसकी वजह से जो एक्सपेंस, मतलब क्योंकि आप ड्रग एक मार्केट में ला दे रहे हो बिना क्लिनिकल ट्रायल्स के, तो ये इंडिया के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, स्ट्रॉन्गर साइंटिफिक ओवरसाइट किया क्लिनिकल ट्रायल्स को, ताकि क्लिनिकल ट्रायल्स को प्रॉपर्ली क्या किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके। तो इसके लिए इन्होंने रिकमेंड किया अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियाज डाइवर्स पॉपुलेशन इन अ क्लिनिकल ट्रायल, और साथ ही साथ इन्होंने कंसर्न ये जताया कि रिगार्डिंग FDC फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन अप्रूव स्टेट की लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा होता है, लेकिन विदाउट रिक्वायर्ड सेंट्रल अप्रूवल के ये नहीं होना चाहिए। मतलब स्टेट फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन को बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन लिए अप्रूव नहीं करेंगे, इसीलिए क्योंकि ये आपका ओवरऑल इंडिया के लिए एप्लीकेबल होता है। तो इन्होंने बहुत सारी डिफिशिएंसी फाइंड की और उनको अपनी रिपोर्ट में सबमिट किया कि जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो अपनी रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट जो होती है, पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट, जब ड्रग मार्केट में आ जाती है वो सबमिट नहीं करती हैं। जैसे कि ड्रग मार्केट में आ जाती है तो फेज 4 जो देखते हैं हम, पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस, उस रिपोर्ट का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के बाद में ड्रग्स को हमेशा अंडर क्लिनिकल ट्रायल्स रखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ फेज 4 पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस। ठीक है, इन्होंने रिकमेंड किया पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनाया जाए, ADR मॉनिटरिंग को वो किया जाए। इसी के बिहाफ पर हमारा PBPI प्रोग्राम, फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम इंडिया बनाया गया, ताकि ड्रग के ऊपर हमेशा नज़र रखी जा सके। क्योंकि CDSCO अगर वो अपनी रिपोर्ट पढ़ता रहेगा कि किस ड्रग के बारे में क्या क्या साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो ड्रग को बैन करना आसान हो जाएगा, सेफ्टी इंप्रूव करना ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्वालिटी इंप्रूव करना ज़्यादा आसान हो जाता है। इसीलिए उन्होंने टाइमली रेगुलेशन को एक्शन में लाया और इन्होंने ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी का काम किया एक्सपर्ट ओपिनियन के बेसिस पर। ठीक है, तो दीज आर द रिकमेंडेशन जो आई। अब इसकी वजह से इन्होंने बहुत सारे रेगुलेटरी रिफॉर्म्स किए और रिकमेंडेशन दी। पहली बात, CDSCO के अंदर एक प्रॉब्लम ये थी कि 327 आपके
पोस्ट थी, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 124 ही क्या हुए थे, अपॉइंट हुए थे। तो CDSCO के पास वर्कलोड बहुत था और काम करने वाले लोग कम थे, जिसकी वजह से रेगुलेटरी वर्कलोड को स्ट्रेंथन करने के लिए इन्होंने बोला कि ज़्यादा लोगों की और ज़रूरत पड़े तो लोगों को हायरिंग की गई इसके अंडर में। ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह की पोस्ट भी इसी वजह से आपकी इसमें निकाली जाती है। साथ ही साथ ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज को और ज़्यादा इनहेंस किया। इन्होंने रिकमेंड किया स्ट्रेंथनिंग सेंट्रल एंड स्टेट टेस्टिंग लेबोरेटरीज विद एडिक्वेट मैन पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मॉडर्न एनालिटिकल फैसिलिटी के साथ में, ताकि ड्रग की क्वालिटी को और अच्छे से जांचा जा सके प्रायर अप्रूवल से पहले। जब आप किसी ड्रग को अप्रूव करते हो तो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं उनसे सर्टिफाइड होना मैंडेटरी माना जाता है। अब इन्होंने रिकमेंड किया आपका इंटर स्टेट, जो मतलब स्टेट की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ सेंट्रल के कोऑर्डिनेटर में ही काम करेंगी, यानी कि वो अगर किसी ड्रग को अप्रूवल दे रही हैं तो विदाउट सेंट्रल काउंसिल के उसको परमिशन नहीं मिलेगी। क्लियर है यहाँ तक? और जितने भी सब स्टैंडर्ड ड्रग्स हैं, कैंसर ड्रग हैं, ये सब क्या हो जाएंगी, हट जाती हैं इस पर्टिकुलर इसके बाद। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी रिकमेंड करते हैं ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी ऑफ रेगुलेटरी ऑफिशियल्स ड्रग अप्रूवल डिसीजंस को अच्छा करने के लिए। साइंटिफिक एवेल्युएशन रेगुलेटरी डिसीजन मेकिंग भी इसकी वजह से इम्प्रूव हुई आपकी इस रिपोर्ट के बाद में। अब इस रिपोर्ट को एनालाइज करने के लिए एक कमेटी बनाई गई कि ये जो रिपोर्ट दी जा रही है ताकि ड्रग की एफिशिएंसी और क्वालिटी को चेक किया जा सके, ट्रांसपेरेंसी को देखा जा सके, तो कटोच कमेटी बनाई गई 2012 में। ये 3 लोगों की कमेटी थी जिसके चेयरमैन थे आपके BM कटोच और दूसरे इसके मेंबर थे PN टंडन और SS अग्रवाल। अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट 20 नवंबर 2012 को सबमिट की। 11 मई 2012 को ये क्या करी गई थी, कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी। 59th की जो पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट थी, स्टैंडिंग कमेटी, उसको एनालाइज करने के लिए इसको बनाया गया। अब इनका मेन काम ये था कि ये एग्जामिन करेंगे साइंटिफिक एंड स्टैट्यूटरी बेसिस, जैसे कि इंडिया के अंदर क्लिनिकल ट्रायल का स्टेटस कैसा है, स्टेट की रेगुलेटरी और अप्रूविंग अथॉरिटी इन द फॉर्म ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और CDSCO के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट अप्रूविंग प्रोसेस, रेगुलेटरी प्रोसेस कैसे काम करता है, उसको और अच्छे से जांचने के लिए कमेटी बनाई गई। इन्होंने रिकमेंड किया सिस्टमैटिक इंप्रूवमेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ ग्रांटिंग स्टैट्यूटरी अप्रूवल फॉर अ न्यू ड्रग, रिव्यू एंड सजेस्ट किया इंप्रूवमेंट्स इन अदर प्रोसीजर एंड रेगुलेटरी एक्सपेक्ट ऑफ CDSCO फंक्शनिंग के लिए। इन्होंने साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेशन की कैपेसिटी को और बढ़ाने की बात की ताकि उसको इफेक्टिवली मैनेज किया जा सके। प्रमोट किया ट्रांसपेरेंट एंड एविडेंस बेस्ड अकाउंटेबल ड्रग अप्रूवल सिस्टम। ठीक है, अब इनके की रिफॉर्म्स क्या थे, साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पर ही ड्रग का अप्रूवल मिलेगा, लीगल कॉम्प्लियंस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी कैपेसिटी होनी चाहिए ताकि बेटर CDSCO एंड पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शन किया जा सके। अब इसके और अच्छा करने के लिए एक प्रॉब्लम ये आई कि हमें क्लिनिकल ट्रायल्स के प्रोसेस को और अच्छे से इम्प्रूव करना था। तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट कमेटी और बनाई गई जिसको हम रंजीत रॉय चौधरी कमेटी के नाम से जानते हैं, जो 2013 में आई थी। ये एक्सपर्ट कमेटी ऑन न्यू ड्रग्स के अप्रूवल प्लस क्लिनिकल ट्रायल्स एंड बैनिंग ऑफ ड्रग्स के रेफरेंस में बनाई गई थी। अब 2013 में इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बनाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। इसके चेयरमैन थे प्रोफेसर रंजीत रॉय चौधरी, जो कि एमिनेंट फार्माकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जुलाई 2013 में सबमिट की। इनका मेन ऑब्जेक्ट ये था कि इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग गाइडलाइंस फॉर न्यू ड्रग अप्रूवल, क्लिनिकल ट्रायल्स एंड बैनिंग ऑफ ड्रग के प्रोसीजर में इन्होंने दिया। इन्होंने एंश्योर किया सेफ्टी, पार्टिसिपेंट एंड साइंटिफिक रिगरस ट्रांसपेरेंसी। देखिए क्लिनिकल ट्रायल्स में क्या होता था इंडिया के 2012 से पहले के टाइम में कि लोगों के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते थे, कोई भी इथिकल कंडक्ट उनके साथ में नहीं किया जाता था, साथ ही साथ उनको मल्टीपल क्लिनिकल ट्रायल्स में पार्टिसिपेट किया जाता था। क्लिनिकल ट्रायल्स की रिपोर्ट भी कभी कभी मिस इन्फॉर्म या मिस कैलकुलेटेड होती थी, उसमें प्रॉपर ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी। तो इस पूरे सिस्टम को चेंज करने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। इनके मेजर रिकमेंडेशन क्या थे कि क्लिनिकल ट्रायल्स ओनली ऐसे सेंटर्स में होगा जिसको गवर्नमेंट ने एक्रीडेट किया है, यानी गवर्नमेंट ने वहाँ उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को अप्रूवल दिया है कि यहाँ पर आप क्लिनिकल ट्रायल कर सकते हैं। साथ ही साथ उस पर्टिकुलर बॉडी का एक प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होगा, और इसके साथ साथ इन्होंने एक इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी का फॉर्मेशन किया ताकि वहाँ पर प्रॉपर एथिक्स फॉलो किया जा सके टुवर्ड्स दोज पार्टिसिपेंट हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द क्लिनिकल ट्रायल्स एंड दे कैन गेट देयर रिवॉर्ड एज अ पार्टिसिपेंट। ठीक है, तो इसके साथ इन्होंने एक सेंट्रल एक्रीडिटेशन काउंसिल बनाई ताकि ये देख सके जो क्लिनिकल ट्रायल सेंटर्स हैं उनके अंदर इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो एथिक्स के लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने रोस्टर ऑफ एक्सपर्ट बनाए जो यूज़ करें ब्लाइंड एंड रैंडम सिलेक्शन प्रोसेस प्रॉपर हो रहा है या फिर वापस से उन्हीं लोगों को यूज़ कर लिया जा रहा है जो ऑलरेडी क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेटेड थे। इन्होंने रिप्लेस किए बहुत सारे एग्जिस्टिंग मल्टीपल ड्रग एडवाइजरी कमेटी
विद ब्रॉड बेस इन्होंने टेक्निकल रिव्यू कमेटी बनाई फॉर फास्टर एंड साइंटिफिक कंसिस्टेंट रिव्यू। जो हम आज का न्यू ड्रग क्लिनिकल ट्रायल्स देखते हैं ना, वो इसी के रिकमेंडेशन पर बाद में बनाया गया था, ताकि और बेटर क्लिनिकल ट्रायल्स को क्या किया जा सके, कंडक्ट कराया जा सके और ड्रग के अप्रूवल में हेल्प मिल सके। अब इन्होंने क्या किया, इन्फॉर्म कंसेंट का इंट्रोडक्शन किया, ताकि जिस भी व्यक्ति के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स किया जा रहा है उसको ये जानने का अधिकार है और वो पूरा का पूरा राइट उसको दिया गया, ताकि उसके लिए क्या हो सके, वो जान सके कि कौन सी दवाई हमारे ऊपर टेस्ट की जा रही है, उसके क्या राइट्स हैं बिटवीन द क्लिनिकल ट्रायल्स। पार्टिसिपेंट प्रोटेक्शन के लिए ऑडियो एंड विजुअल रिकॉर्डिंग वॉलंटियरेबल स्पेशल ग्रुप्स बनाए गए जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स में जा के देखेंगे। साथ ही साथ स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी एंड प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर फॉर वॉयलेशन ऑफ पार्टिसिपेंट राइट्स इंक्लूडिंग ब्लैक लिस्टिंग फॉर सीरियस वॉयलेशन। अगर कोई करता है तो उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, ताकि वो दोबारा से क्लिनिकल ट्रायल्स उनको अलाउ ना हो। साथ ही साथ इन्होंने स्टैंड किया मैकेनिज्म ऑफ कंपनसेशन फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स रिलेटेड इंजरी। अगर किसी की डेथ हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाती है, तो उनको मैक्सिमम कंपनसेशन मिल सके, इसकी एश्योरिटी CDSCO के रेगुलेटरी कैपेसिटी के बेसिस पर दी गई। तो ये कमेटी बनी। बाद में कुछ और भी कमेटीज़ बनी थी जो हमारे CDSCO के अप्रूवल को लेके हो गए, पब्लिक हेल्थ सेक्टर्स के प्रमोशन को लेके हो गए, बनाई गई। अब इन कमेटीज़ का मेन उद्देश्य ये था कि इंडिया के अंदर चल रहे ड्रग एंड कॉस्मेटिक को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो ओवरऑल हमने इसी कमेटीज़ के बारे में देखा। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है तो एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर कमेटी का क्या क्या रीज़न बना था। अभी इसके बाद में CK कोकाटे कमेटी बनाई गई थी, जो कि आपके फिक्स डोज कॉम्बिनेशन को और अच्छा इंप्रूव करने के लिए किया गया था। न्यू ड्रग क्लिनिकल ट्रायल्स जो रूल्स आए हैं उसके लिए भी एक कमेटी बनाई गई थी, ताकि उसको और अच्छे से इम्प्रूव किया जा सके। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़े रहिए हमारे साथ। इसकी MCQ सीरीज़ भी हम जल्दी ही लेके आएंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके। वंस अगेन थैंक यू ऑल।